गुड मॉर्निंग गर्ल्स। आज हम चीन की विदेश नीति का एक विशेष टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि आपको पुस्तकों में कम ही मिलेगा और इस पर प्रश्न आ भी जाता है, बड़ा प्रश्न कि चीन की विदेश नीति की नवीन प्रवृत्तियां क्या हैं, यानी लेटेस्ट आपको आना चाहिए और इसीलिए मैंने ये टॉपिक आपके साथ डिस्कस करना सही समझा। तो पहली बात तो यह है कि इस बात पर भी मतैक्य नहीं है कि चीन एक ग्लोबल लीडर के रूप में उभरा है। कुछ ऐसा मानते हैं कि वाकई एक यानी विश्व के लीडर के रूप में चीन उभरा है पिछले कुछ दशकों में, और कुछ लोग ऐसा नहीं मानते। लेकिन हम इस बात की विवेचना करते हैं आगे, और ये मैं आप पर छोड़ती हूँ कि आप क्या फाइनल सोचें इसके बारे में। तो पहली बात तो ये कि विश्व राजनीति के संबंध में जब हम चीन की बात करते हैं तो हम ये पाते हैं कि बाहरी चुनौतियां एवं भीतरी चुनौतियां दोनों का ही इसको सामना आने वाले समय में करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ यह बात बता देनी बहुत आवश्यक है कि इसका जो नेतृत्व है, इसने बहुत ही खूबी से पहले भी यानी 1949 के बाद भी और अब भी जो इसके सामने चुनौतियां हैं उनका बड़े ही भली प्रकार सामना किया, संभाला एवं भविष्य का मार्ग भी उज्जवल किया। तो चीन ने समाजवाद अपनाने के बाद जो दशक था उसमें स्वयं को विश्व की अर्थव्यवस्था से जोड़ने के लिए बहुत ही तुरंत फुरत यानी क्विक और इंस्टिंक्टिव ग्रोथ पैटर्न को अपनाया। यानी ऐसा इसने अपने प्रोग्रेस करने के लिए, विकास करने के लिए ऐसी नीतियां अपनाई जो काफ़ी कारगर सिद्ध हुई, और इसमें सीपीसी का बहुत अहम रोल था। सीपीसी मीन्स कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। आपको पता है कि वहाँ वन पार्टी रूल है और यही पार्टी सारी नीतियाँ और सब कुछ निर्धारित करती है। तो इस पार्टी ने 1997 से ही जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स किए अर्थव्यवस्था में, और जो भी मेन मुद्दे थे, जो कोर इश्यूज थे, उन पर इसने ध्यान दिया, और जो फॉरेन पॉलिसी डिसीशंस इसने लिए यानी नीतिगत विश्व राजनीति के संबंध में जो इसने निर्णय लिए वो बहुत ही अच्छे थे, और इसी वजह से चीन जो है वो इतनी प्रोग्रेस कर पाया। शीत युद्ध के अंत ने चीन को कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़ प्रदान की, यानी इसके सामने कई नई वो आई जो इसने ली। जैसे हम कहते हैं ना कि हमारे समक्ष कोई एक अपॉर्चुनिटी आती है, हम उसको भुना लेते हैं, वही काम चीन ने किया। और पहली बात तो ये कि जो देश चीन से पहले प्रतियोगिता करते थे, यानी ट्रेड में, आर्थिक उस पे मुद्दों पर, वही देश अब इसके गहरे आर्थिक और राजनीतिक दोस्त बन गए। तो पहला तो ये बदलाव आया 2008 के बाद। दूसरा बदलाव यह था कि आज जो चीन का जुड़ाव आर्थिक रूप से विश्व के साथ है वो बहुत ही अहम है। यानी आर्थिक संबंधों की, मुद्दों की जब हम विश्व राजनीति में बात करते हैं तो हम चीन को छोड़ नहीं सकते, क्योंकि चीन बहुत अहम भूमिका निभा रहा है विश्व आर्थिक राजनीति में। तीसरी प्रमुख बात है कि विश्व राजनीति में जो चैलेंजेस और चुनौतियां फेस करी इसके लीडर्स ने, यानी जो नेतृत्व प्रदान करने वाले हैं, उन्होंने उन चुनौतियों को बहुत ही भली प्रकार फेस किया और उनका सामना किया और उनसे डील किया। फिर जो प्रमुख चुनौती अपने क्षेत्र में चीन ने देखी वो क्या थी कि चीन को इस क्षेत्र में विश्व किस प्रकार देखेगा।
यानी जो चीन की जो भूमिका, चीन का रोल, चीन की जो एक इमेज, छवि, वो कैसी होगी विश्व की नज़र में इस क्षेत्र में। तो ये जो है, ये प्रमुख चुनौती चीन ने बहुत अच्छे से फेस करी। और 2008 के जो ग्लोबल क्राइसिस थी, यानी आर्थिक चुनौती थी, यानी जो एक स्लो डाउन हो गया था पूरे विश्व में, उसको भी बहुत ही टैक्टफुली, बड़े अच्छे से चीन ने हैंडल किया। अब एक वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव चीन ने लिया है, जो आपको याद होगा कि पहले हम इतिहास में सिल्क रूट के बारे में पढ़ते थे, तो उसी को इसने किया है। यानी वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव इसने बनाया है और उस रोड को काफ़ी देशों के बीच से व्यापार के लिए यूज़ करेगा। तो ये उदाहरण है कि किस प्रकार चीन ने रिस्पॉन्सिबल स्टेक होल्डर की भूमिका अदा की है एशिया में। हालांकि जो इसके जो कोर मुद्दे हैं, कोर प्रिंसिपल्स हैं, यानी जो बेसिक इसके जो मूल्य हैं देश के, वो इसने नहीं छोड़े और उसमें उनसे यह कॉम्प्रोमाइज़ भी नहीं करना चाहता और उन पे यह नेगोशिएट भी नहीं करना चाहता। ये तो प्रमुख बातें हैं। और अब हम जो इसके समक्ष जो बाहरी और अंदरूनी चुनौतियां हैं उनको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो जो बाहरी चुनौतियां हैं वो क्या हैं? पहला तो है कि बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं इसके कई देशों के साथ, जिसमें भारत प्रमुख है। जैसा कि आपको पता ही है कि जो मैकमोहन लाइन है वो ब्रिटिशर्स ने डिसाइड करी थी, लेकिन उस पर भी मतभेद है दोनों देशों में। हम अपने जो क्षेत्र हैं जो भारत की सीमा में आते हैं वो मैप पे ज़्यादा हैं, जबकि चीन उनको अपने देश में दिखाता है। तो ये बॉर्डर डिस्प्यूट्स अभी तक रिजॉल्व नहीं हुए हैं भारत और चीन के बीच। फिर दूसरा मुद्दा है नेशनल सिक्योरिटी का। तो ये तो हर देश का होता है, अपने देश की सीमाओं की रक्षा करना, तो ये प्रमुख मुद्दा है उसके सामने एक्सटर्नल। फिर जो टेरिटोरियल इंटेग्रिटी है, जिसकी में प्रमुख बात है साउथ चाइना सी की। तो ये आपको पता ही होगा कि किस प्रकार चीन ने परमिशन लेकर के और साउथ चाइना सी में तेल की खोज प्रारंभ कर दी है, और जो अपने पर्ल्स हैं, यानी जो स्टोन्स वगैरह, और यानी समुद्र के भीतर जो खजाना छुपा हुआ है उसकी खोज चीन करना शुरू कर दिया है। और इसका एक कारण यह भी है कि वो इस क्षेत्र में अपना वर्चस्व बढ़ाना चाहता है और भारत को और अन्य देशों को चुनौती भी देना चाहता है। तो ये भी इसके सामने एक चुनौती है। क्योंकि अमेरिका जो है वो नहीं चाहता कि चीन इस तरीके से साउथ चाइना सी में अपना वर्चस्व बनाए, और वो यहाँ पे उसको कंटेन करने की कोशिश करता रहता है। तो ये एक चुनौती के रूप में है बाहरी। फिर जो अंदरूनी चुनौतियां हैं, अच्छा एक और एक्सटर्नल चुनौती है, बाहरी चुनौती, वह है जो इसने चीन और अमेरिका के बीच जो ट्रेड वॉर है, यानी व्यापार का जो युद्ध चल रहा है इनके बीच, उसको किस प्रकार चीन उससे डील करे। तो यह भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात है। फिर इंटरनल जो इसके सामने चुनौतियां हैं, उनमें सबसे प्रमुख है सामाजिक एवं राजनीतिक स्थायित्व की बात। तो किस प्रकार ये अपने अंदरूनी स्तर पर समाज में स्थायित्व और राजनीतिक स्थायित्व कायम करता है, ये हमें देखना पड़ेगा। और जो इसने आर्थिक वर्चस्व बना रखा है अभी इस एरिया में, उसको बनाए रखना एवं उस पर कंट्रोल करना, ये भी एक प्रमुख चुनौती है चीन के समक्ष। और तीसरी बात है कि जो प्रवासी चीनी हैं उनके हितों की रक्षा करना। तो ये सारी चीज़ें तो आ गई आपके अंदरूनी चुनौतियों में, और बाहरी मैंने आपको बता ही दी। तो अब हम निष्कर्ष रूप में क्या कह सकते हैं कि ये एक तो अमेरिका के लिए एक चैलेंज है। तो क्योंकि अब तक हम उसमें जी रहे थे कि अमेरिका ही एकमात्र महाशक्ति है विश्व में, लेकिन चीन ने इस बात को
चैलेंज किया है कि नहीं, अब द्विध्रुवीय विश्व, तो ये बात जो है ये प्रमुख है। दूसरी बात ये कि जो अंतर्राष्ट्रीय इंस्टीट्यूशंस हैं, यानी जो संस्थाएं हैं, उसमें चीन ने बहुत ही अधिक और बहुत ही जिसको कहते हैं हम एक्टिव रोल पार्टिसिपेशन करना शुरू कर दिया है। यानी क्वालिटेटिव रूप से भी और जो भी, जैसे आप वर्ल्ड बैंक को लीजिए, जैसे आप वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को लीजिए, यहाँ पर सब जगह चीन ने अपना वर्चस्व कायम करने की कोशिश की है। ठीक है। फिर चीन जो है पहले एक लो प्रोफाइल मेंटेन करता था, यानी इसने अपने आप को एक लोह आवरण में बंद कर रखा था आज़ादी के बाद। 1949 से लेकर के आप समझ लीजिए 70s तक ये कुछ बाहरी विश्व को जताना नहीं चाहता था कि वो किस प्रकार हथियार बना रहा है, जमा कर रहा है, अपनी सैनिक शक्ति को बढ़ा रहा है, अपनी आर्थिक शक्ति को बढ़ा रहा है, ये सब कुछ बताना नहीं चाहता था। लेकिन अब उसमें शिफ्ट इसने पॉलिसी में लाया है, यानी लो प्रोफाइल से अब ये राइजिंग ग्लोबल प्रोफाइल के रूप में उभरने की कोशिश कर रहा है ना। यानी कि अब ये अपने जो कहा था ना मैंने कि ये दैत्य सोया हुआ है, नेपोलियन ने कहा था, और ये जब उठेगा तो अचंभित कर देगा पूरे विश्व को। तो यही बात चरितार्थ हो रही है कि किस प्रकार से अब ये दैत्य जग चुका है और विश्व में एक महान ताकत के रूप में, ये महाशक्ति के रूप में उभरने की कोशिश कर रहा है। फिर जो इसने क्षेत्रीय और मल्टीलैटरल जो इश्यूज हैं उनको ये बहुत ही अच्छे से टैकल कर रहा है, और ये चाहता है कि बिना इसके कोई भी क्षेत्रीय मुद्दा जो है वो सुलझे ना, और हर चीज़ में ये अपनी दखल अंदाजी करता है। और जो भी वैश्विक जो आदेश हैं उनमें भी और क्षेत्रीयता के स्तर पर भी इसने बहुत अपने वर्चस्व को बढ़ाने की और कोशिश की है और कर रहा है। और अंदरूनी रूप से चीन एक्सपेरिमेंटेशन की पॉलिसी फॉलो करता है, यानी एक्सपेरिमेंट करके देखता है कि चलिए अब ये कर लेते हैं, तो अगर इससे लोग खुश हैं तो फिर हम, यानी जैसे इसने वन चाइल्ड पॉलिसी फॉलो करी, फिर इसको एहसास हुआ कि नहीं हमें अब इसको वो करना चाहिए, चेंज इसमें बदलाव करना चाहिए, तो फिर उसमें बदलाव कर दिया। तो एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश करता है अंदरूनी स्तर पर, क्योंकि इसको पता है कि इसको एक महाशक्ति बनना है, इसका एक एजेंडा में है। और इसने जो विश्व स्तर पर जो मंच होता है, यानी यूएनओ वगैरह में भी इसने वहाँ पर जो अपनी स्पीचेस दी हैं इनके लीडर्स ने, उसमें ऐसे शब्द यूज़ करे हैं, शेयर्ड डेस्टिनी, हारमोनियस ड्रीम्स ऑफ द वर्ल्ड। तो ये क्या चीज़ प्रूव करता है कि चीन जो है अब विश्व राजनीति में छा जाना चाहता है, महाशक्ति बनना चाहता है। और अब इसने जो मेन फोकस है वो अपना जो अंदरूनी जो चुनौतियां हैं उनसे डील करना, और जो है जो पहले अंदरूनी पर इतना ध्यान नहीं दे रहा था तो अब उस पर ज़्यादा ध्यान दे रहा है। और जो इसके जो व्यापारिक युद्ध हो रहे हैं कंट्रीज़ के साथ, उन पर ध्यान दे रहा है, और प्रोटेक्शनिज्म की पॉलिसी ये फॉलो कर रहा है। तो ये सारी बातें जो हैं बहुत ही अहम हैं। तो इस प्रकार मैंने आपको जो नवीन प्रवृत्तियां हैं उसमें 2008 के बाद चीन की क्या इश्यूज़ हैं, यानी चुनौतियां क्या हैं बाहरी और अंदरूनी, एवं किस प्रकार इसने अपनी जो नीतियां हैं उनमें बदलाव करके और महाशक्ति के रूप में उभरने की जो कोशिश है उसको प्रसारित किया है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू गर्ल्स। ओह वाओ। गुड मॉर्निंग गर्ल्स। आज हम करने जा रहे हैं स्वामी दयानंद सरस्वती। ओह नो नो।